डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं और कक्षा 12 के जो मेन एग्ज़ाम है वो 7 फरवरी से होने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में जो प्री बोर्ड का राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो प्रश्न पत्र आज पूरा हुआ है, तो इससे हमको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी अभी किस स्तर पर है और हमको वास्तविकता में कितना आता है और हमको कितनी तैयारी करनी बाकी है, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। 1 माह से भी कम समय मान सकते हैं, क्योंकि समय बहुत अपनी गति से चलता रहता है। तो हम देखेंगे कि पेपर में किस तरीके के प्रश्न आए, सीधे सीधे आए फिर या उनको घुमा के बनाया गया। तो एनसीईआरटी पैटर्न में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और वर्तमान में मध्य प्रदेश बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न को लाया गया है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट या क्यूबा का जिसे मिसाइल संकट कहा जाता है, यह शीत युद्ध के समय की घटना है। और क्यूबा जो देश था ये उस समय सोवियत संघ के नज़दीक अपने आप को मानता था और अमेरिका वहाँ तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी, और रूस या फिर सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उस समय वो थे निकिता क्रुश्चेव। और जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। तो ये जो मिसाइल संकट हुआ इसमें दोनों देशों ने अपनी परमाणु मिसाइलें आसपास तैनात कर दी थी। बाद में यह मामला किसी तरह शांत हुआ और यह घटना कब हुई? 1962 में। तो इसको 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्न भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें इसको। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? तो जो विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है वह करता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो इसमें सामान्यतः जिन देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बोल सकते हैं कि व्यापार में जो घाटे में देश रहते हैं उनके लिए यह ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा व्यापार के लिए जो भी सहायता बन सकती है उसके लिए उन देशों को सहयोग करता है, जिससे यह निजीकरण और उदारीकरण के लिए रास्ता उपलब्ध कराएं। ये काम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। फिर अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था इसमें 170 देशों ने भाग लिया था। और इसमें क्या हुआ था इस सम्मेलन में? पर्यावरण संकट से उबरने के लिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता में लाने के लिए यह सभी देश एकत्रित हुए थे। इसके पहले एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसको भी ध्यान रखें आप। फिर आपका है सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है आपके आर्थिक प्रभाव से। यह वैश्वीकरण के दौर की शब्दावली है सामाजिक सुरक्षा कवच, क्योंकि इसमें जो वैश्वीकरण से गुजरते हैं उन देशों में आर्थिक स्थिति कई बार ऊपर नीचे होती है, तो
किस संदर्भ में यह शब्द जुड़ा हुआ है? सामाजिक सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री और कथाकार है। तो एक एक जो क्वेश्चन है आपके लिए कठिन हो सकता है। तो जो कई बार बॉक्स बने होते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसको आप यदि घर में थोड़ा अध्ययन करें तो ऐसे क्वेश्चन कई बार हमारी स्मृति में सही हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री और कथाकार हैं। कई बार कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा जरूर होगा, इसलिए ऑप्शन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? इसमें ऑप्शन है आपके मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 1964 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और उनके पश्चात जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के समय ही पाकिस्तान द्वारा 1965 में जंग छिड़ी जाती है, जिसमें पाकिस्तान पराजित हो जाता है। जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लगाया जाता है। ताशकंद समझौता भी इन्हीं के द्वारा 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह आयोजित होता है। और जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें जो मध्यस्थता निभाई थी उसमें सोवियत संघ ने निभाई थी, इसका आप ध्यान रखें। देखिए, ऑब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वह आपसे तब बनते हैं जब आपने तरीके से पढ़ाई की हो और चीज़ों को समझ के पढ़ा हो, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया हो, नोट्स तैयार किए हों, क्योंकि जो डिटेल से क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बीच से ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है कि सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता या एकजुटता और लगाव का प्रतीक है। दूसरा है, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे डिटरेंस कहते हैं, यानी युद्ध की संभावना को रोकना। फिर आपका वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के कई देशों में आवाजाही क्या कहलाती है? तो वस्तुएं जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के बारे में डिटेल से समझने के लिए इसमें आपके लिए एक वैश्वीकरण के बारे में वीडियो बनाई थी, चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण नाम का एक चैप्टर आपके सिलेबस में है और उससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। फिर चौथा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। और भी जो कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1962 के चीनी आक्रमण पर आधारित फिल्म, उस फिल्म का नाम था हकीकत और उसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है चेतन आनंद। छठवां क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे? तो ये थे आपके राम मनोहर लोहिया जी। सत्य है 1998 में भारत के परमाणु हथियार
परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, तो यह सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक हैं, यह भी सत्य है। साझी संपदा का प्रबंध अमेरिका द्वारा किया जाता है, यह असत्य है, क्योंकि ये तो पूरे वैश्विक समुदाय के लिए साझी संपत्ति है। नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था, यह भी सत्य है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, ये गलत है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका निर्माण, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण किया गया था। छठवां क्वेश्चन है, पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया, यह सत्य है। फिर इसमें मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुई है। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया, इसकी जगह होना चाहिए था सोवियत संघ बिखर गया, और ये बिखरा था आपका 1989 में, क्योंकि जब जर्मनी की जो बर्लिन की दीवार थी वो नवंबर 1989 में धराशायी हो गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। प्राकृतिक संतुलन बना रहता है कब? जब सभी प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों की रक्षा की जाएगी। मैकडोनाल्डीकरण ये शब्दावली है, ये भी वैश्वीकरण से जुड़ी हुई है, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों पर अमेरिकी संस्कृति की छाप रहती है, उसको बोलते हैं मैकडोनाल्डीकरण। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अभी अंग्रेजी नववर्ष मनाया गया 1 जनवरी को, तो पूरे भारत में या फिर लगभग सभी देशों में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष आता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब नवरात्र शुरू होता है चैत्र माह में, तो तब हम देखते हैं कि हम लोग उतने उत्साहित नहीं रहते, और अपने भारतीय नववर्ष के बारे में कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन अमेरिकी जो भी पाश्चात्य संस्कृति है या फिर जो अंग्रेजी नववर्ष है, उसके बारे में पूरा विश्व जानता है, क्योंकि उन्होंने इसको मार्केटिंग किया है, उसको व्यापारीकृत किया है। उसको आप देखें तो कभी जो फिल्में बनती हैं उसमें भी नए नए वर्ष के रूप में उसको कई बार दिखाया जाता है मूवी वगैरह में, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैकडोनाल्डीकरण। फिर आपका मणिरत्नम, इसमें है आपका रोजा, ये कोई फिल्म मेकर हैं और उसी से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये इंदिरा गांधी पीएम थी उस टाइम इसको चलाया गया था, पंजाब में फैले आतंकवाद की समाप्ति के लिए। जो सिख समुदाय का गुरुद्वारा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था। 7 राज्यों का भाई कौन हो जाएगा? सिक्किम। भारत में गठबंधन की राजनीति 1991 से आए बदलाव के कारण शुरू होती है, क्योंकि 1991 के बाद से देखा जाए तो काफ़ी गठबंधन की सरकार बनी और वो कई बार बिखरी भी हैं, आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो भी पीएम बने, उनमें के बाद जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बनी, तो उनकी सरकार एक दिन 13 दिन चली, फिर 13 महीने चली, तो ऐसे करके और भी सरकारें बनती बिगड़ती गई। इस संदर्भ में ऐसा प्रश्न है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ जो बिखर गया है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई पेपर जो प्रिंट हुआ है उसमें सोवियत संघ बिखर गया है, यूएसएसआर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1967 में इसी क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके किसकी स्थापना की? तो यह है आपके आसियान कंट्री या आसियान संगठन। अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। शुरुआत में 5 देश रहे होंगे।
संस्थापक देश। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की? तो लिमिट्स टू द ग्रोथ, यानी जो विकास करना उसमें लिमिटेशन लगाओ भाई। अंधाधुंध विकास करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण होता है, प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचती है। तो लिमिट्स टू द ग्रोथ इस पुस्तक का नाम था। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है? तो बताया था आपको, वर्ल्ड सोशल फोरम इसका वैश्विक मंच है। जब न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हों उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बताइए आप लोग? उसको कहते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही। प्रतिबद्ध यानी कि किसी के प्रति निष्ठावान हो जाना। और ऐसा जो चर्चा हो रही थी आपातकाल के जो अध्याय में, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट वाले अध्याय में, तो इंदिरा गांधी के समय ऐसा देखने को मिला था कि प्रतिबद्ध नौकरशाही जैसी मामले देखे गए। 1966 में किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश कि पंजाब हरियाणा? इसको आप कंफर्म करके बताएं। पंजाब और हरियाणा इनका निर्माण हुआ था 1966 में। छठवां द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ? तो द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ का मतलब होता दक्षिण, और इसी से जुड़ा हुआ है आपका द्रविड़ आंदोलन, जिसमें रामास्वामी पेरियार इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कसगम नाम से एक पार्टी बनाई थी। तो इसको आप ध्यान रखें। फिर आपका 1978 में सरकारी कर्मचारियों के किस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ? तो इसको बोलते हैं बाम सेफ। ओके, बाम सेफ ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था। इसके बाद जो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें लगभग सभी प्रश्न एक सामान्य स्तर के प्रश्न थे, इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं था। जैसे साप्टा है, तो साप्टा क्या है? साउथ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि सॉरी, शायद इसका ये रहेगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी व्यापार संबंधी ये कोई क्षेत्रीय संगठन है। तो इसका लक्ष्य क्या होगा भाई? व्यापार को जिसमें मुफ्त टैरिफ हो, यानी टैक्स न लगाया जाए, और उसका निर्यात स्वच्छंद रूप से किया जाए। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की जो विदेश नीति है, इसको भी आप देख सकते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब होता है कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध शांतिपूर्ण रहें, और एक देश का अस्तित्व जिस प्रकार से हमारा देश है उसी प्रकार से दूसरा देश भी है, तो दोनों अपने अस्तित्व बना के रखें, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है। क्षेत्रीयता की भावना को रोकने के उपाय बताइए। तो क्षेत्रीयता का भावना ऐसा है कि यदि किसी राज्य या जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पर्वतीय राज्य हैं, और वहाँ पर बहुत सारे जो जैसे कि पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इनके करीब नेपाल, ये सब देश लगे हुए हैं। तो इनकी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, तो सरकार को इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कई बार पर्वतीय क्षेत्र कम विकसित होते हैं, वहाँ संसाधन उतने तरीके से उपलब्ध नहीं होते हैं, यातायात के संसाधन भी कम होते हैं। इसके अलावा कई बार उनको प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकंप, इनका सामना भी करना पड़ता है। तो इनकी जो आर्थिक विकास के स्तर हैं उनको ठीक करना चाहिए,
उनको फंड उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा भाई बॉर्डर से जुड़े हुए देश राज्य हैं तो सेना की भी जो भी कार्रवाई हो उसमें संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मणिपुर है, तो मणिपुर अभी लगभग बहुत लंबे समय से एक गृह संघर्ष में उलझा हुआ था, और ऐसे में दूसरे जो पड़ोसी देश होते हैं मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ के लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, बरगला सकते हैं। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए सरकार को, उनको अनदेखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो एकता अखंडता पर संकट खड़ा हो जाता है। तो क्या उपाय होंगे? पहले तो उनको फंड उपलब्ध कराना चाहिए, सैनिक कार्यवाही उचित करनी चाहिए, अनुचित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आर्मी होती है वो आर्मी को कई बार खुली छूट दे दी जाती है, और इससे फिर वहाँ पर शोषण भी होता है कई बार वहाँ के लोगों का। इसके अलावा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ जो जनजातियाँ हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। मंडल आयोग बताया था मैंने कि मंडल कमीशन 1979 में उसकी जो रिपोर्ट थी, बाद में 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो ओबीसी को शिक्षा एवं रोजगार में प्राथमिकता मिले, और उनको 27% रिजर्वेशन की डिमांड को मांगा गया था। इस प्रकार के इनके प्रश्न आप लिख सकते थे। भारत तथा विश्व राजनीति में बदलते राजनीतिक गठबंधन का वर्णन। देखिए, विश्व राजनीति में भारत के बारे में तो आप जानते होंगे कि जो गठबंधन बनते रहते हैं। विश्व राजनीति में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संगठन होते हैं। इसके अलावा विश्व राजनीति में कोई भी देश ना तो किसी का मित्र होता है ना किसी का शत्रु होता है, उसमें राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता होती है। जैसे कि रूस से भारत जो है तेल खरीद रहा है, पेट्रोलियम खरीद रहा है, और सेना संबंधी सामान जैसे कि S-400, सुखोई, इनको जो भारत खरीदता है रूस से, तो अमेरिका को दिक्कत होती है। लेकिन अमेरिका से भी कई बार हमारे रक्षा संबंधी समझौते होते हैं जो हम खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई देश मित्र है या कोई शत्रु है। जब तक हमारे राष्ट्रीय हित बनेंगे तो हम फिर यहाँ से वहाँ भी हो सकते हैं। और जो क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन में भी विश्व राजनीतिक गठबंधन को देखा जाता है, जैसे कि आसियान, EU, या फिर बिम्स्टेक, G20, इस प्रकार के जो संगठन बनते हैं उसमें हम गठबंधन को देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए ये संगठन काम करते हैं। विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका। तो भाई, हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति हमेशा क्या कहती है, जियो और जीने दो। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम, और महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं उसमें अहिंसा, जो कि हम विश्व में तनाव देख रहे हैं। अभी जो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले जाना, किडनैप कर लेना, इसके अलावा रूस के तेल टैंकर को कब्जा कर लेना, ये सब दिखा रहा है कि पूरे विश्व में एक अशांति और युद्ध की ओर धकेलने का प्रयास जो चल रहा है। क्योंकि युद्ध के बाद लास्ट में समझौता ही होता है, हमेशा युद्ध नहीं होता है, लास्ट में शांति वार्ता करनी पड़ती है। और उस युद्ध से लाखों करोड़ों निर्दोष जनता मारी जाती है। तो शांति के प्रयास में हमारे भारत में अहिंसा परमो धर्मः की बात की गई है। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो नीति है वह भी भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई है।
इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताओं को हमने हमेशा प्राथमिकता दी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। सभी देशों के साथ हमारी जो वार्ताएं होती हैं, क्योंकि जब तक वार्ताएं होती हैं, जब तक बातचीत होती है, तब तक कोई भी देश आपस में युद्ध नहीं करता है। जब बातचीत खत्म हो जाती है, जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तब व्यक्ति युद्ध करता है। तो ऐसी चीज़ों को भारत द्वारा हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहता है। भले ही वो परमाणु शक्ति संपन्न भारत है, लेकिन उसने ऐसा भी कहा है कि हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। यह भी कहीं ना कहीं शांति के पक्षधर के रूप में भारत को देखा जा सकता है। चलिए, लगभग सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे और आप पढ़ते रहें। अगर आपको इस प्रश्न पत्र से कोई भी समस्या है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए, धन्यवाद।